बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। तो आइए देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक क्या है। ये टॉपिक आज का बहुत धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाई कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए कंकाल तंत्र को हम मानव तंत्र भी कहते हैं, मानव का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हड्डियों के समूह को भाई कंकाल तंत्र कहते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम अच्छे से जान ले। तो पहला भाई हमारा टॉपिक क्या है, आज हम किस टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे? तो बोलोगे मैम कंकाल तंत्र पे करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो देखो कंकाल तंत्र कहते किसे हैं? तो हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हड्डियों से बना जो मानव शरीर को संरचना प्रदान करता है वो क्या करता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है ना, क्या है? हड्डियों से बना जो मानव शरीर को संरचना प्रदान करता है कंकाल तंत्र कहलाता है। अब देखो भाई ये दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार का होता है? हमारा कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। बोलो मैम कैसे, कौन कौन सा? तो बच्चों पहला है ढांचा, दूसरा है सुरक्षा, है ना। ढांचा क्या होता है? ढांचा हमें सीधे खड़ा होने में हेल्प करता है ना। अब बोलोगे कैसे? मान लीजिए हमारी ये बॉडी है, हमारे बॉडी में यदि बोन ना हो, है ना, अगर हड्डी ना हो तो क्या हमारी बॉडी ऐसे खड़ी रहेगी? नहीं रहेगी। केवल मांसपेशी हो तो हमारी बॉडी इधर उधर हिलने लगी, इधर करोगे ऐसे वैसे हो जाएगी, है ना, खड़ी बिल्कुल नहीं रह पाएगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु जो पैदा होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। आगे मैं बताऊंगी, बहुत सारे होते हैं हम लोगों की अपेक्षा। तो क्या है कि जब उनको एक साइड से उठाते हैं दूसरी साइड वो ऐसे झुक जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ले नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो बोन होती है बहुत कमजोर होती है, छोटी होती है ना। इस वजह से आगे इसके बारे में हम डिटेल आपको पढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा। ये हमारी बॉडी को रक्षा करता है, हमारी बॉडी को रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। भाई कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। बोलो मैम कौन कौन? तो बाह्य और आंतरिक। देखिए बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और जबकि आंतरिक कंकाल तंत्र को हम इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लियरली लिखी हूँ कि बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन तथा आंतरिक कंकाल को इंडोस्केलेटन कहते हैं। देखिए बाह्य कंकाल, यहाँ पे कोई रक्त संचार नहीं होता। यहाँ पे बाह्य कंकाल में क्या होता है? कोई भी रक्त संचार नहीं होता, यह शरीर के बाहर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये बाह्य कंकाल है ना, बाह्य कंकाल का मतलब ही ये होता है बाहर। बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो भाई ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो बोलोगे मैम बाहर कंकाल, है ना। कुछ जीवों में क्या होता है, जो कंकाल होता है ना बाहर होता है, और मैं बताऊंगी किन में बाहर होता है और किन में अंदर होता है। ठीक है, देखिए ये शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। जो बाह्य कंकाल है ये शरीर को रक्षा प्रदान करता है, और आंतरिक कंकाल भी बॉडी को रक्षा ही प्रदान करता है। देखिए किसमें? तो इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता, है ना। जो बाह्य कंकाल है उसमें कोई भी रक्त संचार नहीं होता, कोई भी ब्लड सर्कुलेशन का कार्य नहीं होता है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखी हूँ, तिलचट्टा, घोगा, केकड़ा, चींटी, चिऊटा, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं। ये तिलचट्टा है, घोगा, केकड़ा, चींटी, चिऊटा, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि। अब आप लोग बोलोगे मैम कैसे ये है? तो देखो तिलचट्टा है, कभी आप सभी तिलचट्टा देखिएगा, उसमें जब तिलचट्टा जो होता है ना, जो ऊपर जो भाग होता है उसको पकड़ के देखिएगा तो जो बहुत कड़ा होता है ना, वो कड़ा होता है। जो उसके नीचे वाली चीजें होती है वो क्या होती है? नाजुक होती हैं। तो पहले उसके ऊपर हमारा बाह्य उसका सुरक्षा कवच होता है, बाहरी सुरक्षा कवच, क्योंकि वो कड़ा होता है। जब उसमें कुछ भी मतलब गिरता है या कोई मारता है तो जल्दी उसको चोट नहीं लगती है ना। जैसे मान लीजिए हमारा सर है ना सर,
इस पे हम लोग अपने सर को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं, बोलो मैम, बचाने के लिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं। जब हेलमेट पे कोई चीज गिरता है या हम गिरते हैं तो हमारे सर में तो बाद में चोट आती है, पहले हेलमेट का जो होना होता है उसो होता है। सेम प्रोसेस यहीं पे होता है कि ये जो तिलचट्टा है हमारा, ये क्या करता है, इसके ऊपर मोटी सी परत पाई जाती है जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। देखिए घोगा, घोगा को देखेंगे अगर आप सभी ना कभी, तो जो पानी में पाया जाता है, इसको हम, इसका घोगा का जो फाइलम है, ये मोलस्का फाइलम का है घोगा, और घोगा को इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। देखिए जो घोगा है वो भी क्या होता है, ऊपर से कड़ा होता है ना, अंदर उसके जो भी होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर से पूरा उसकी जो परत होती है कड़ी होती है ना। केकड़ा, उसका भी सेम चीज वही होता है, केकड़ा में भी ऊपर का वही होता है। आप देखिए, या चींटी या चिऊटा, चिऊटा को हम यानी चूटा भी कहते हैं। आप सभी कभी देखिएगा, चींटी तो ऐसे बहुत ही छोटी होती है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं, अगर आपको कभी मतलब नॉर्मली मिल जाती है, उसको पकड़ के ऐसे करके देखिएगा, जब देखेंगे ना आप, तो आपको थोड़ा सा मतलब कड़ा लगेगा। क्या है ना, एक तो छोटी बेचारी, उसकी औकात ही क्या है, लेकिन फिर भी आप जब चींटू को ऐसे करके देखेंगे तो हल्का सा कड़ा लगता है, कि क्योंकि उसके ऊपर भी ये जो परत पाई जाती है, जो चूटा होता है उसके ऊपर भी क्या होती है, परत पाई जाती है ना, मोटी वाली। देखिए मधुमक्खी और बिच्छू दोनों में भी ऊपर परत पाई जाती है। और एक चीज है, देखिए मैंने नोट करके लिखा है, खास करके कछुआ, ये पूछता भी है। देखिए ये कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर पूंछ पर आंतरिक कंकाल होता है। आप लोग बोलोगे मैम कैसे होता है, क्यों होता है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए ना, ये कछुआ है, ठीक है, ये इसकी पूंछ हो गई। देखो मुझे डायग्राम अच्छे बनाना नहीं आता, फिर मैं बता रही हूँ आप लोग को। ये है पूंछ हो गई, इसके क्या हो गए, ये पैर हो गए भाई, क्या हो गया, पैर हो गए ना। ये ऊपर इसकी परत होती है, और ये इतना चालाक होता है, इतना समझदार होता है ना भाई, जब जानता है अरे कोई हमारे ऊपर प्रहार करेगा, कोई मुझे मारेगा, ये तुरंत क्या करता है, ये अपनी पूंछ को और अपने पैर को इसके अंदर, अपने अंदर ऐसे करके रख लेता है, ऐसे रख लेता है, क्योंकि इसको पता होता है कि ऊपर जो हमारी परत है, इस पे कोई कितना भी मारे, जल्दी हम इस पैर नहीं होंगे भैया, मुझे चोट नहीं आएगी। इसलिए ये चालाकी में पैर और पूंछ दोनों ऐसे सुकड़ा के अंदर कर लेता है ना। अब पीठ पे आप मारते रहो, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। ये बहुत बुद्धिमान होता है। आप सभी तो खरगोश की और कछुए की कहानी सुनो होगे ना, तो आप लोग को तो उसमें ही पता है कि कछुआ काफी समझदार होता है, और इसमें भी भाई ये बहुत चालाकी करता है। ठीक, आइए देखते हैं आंतरिक कंकाल यानी इंडो स्केलेटन, है ना। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। कौन होता है भाई, आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर के अंदर है ना, मांसपेशियों के नीचे होता है। यह आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। कौन करता है मैम, कंकाल तंत्र। ये आंतरिक भागों की, जैसे मान लीजिए हमारा ऊपर कंकाल, अगर इसके अंदर कोई है, उसकी क्या करता है, ये रक्षा करता है। जैसे मैन, डॉग, काऊ, गोट। अब इसमें देखिए जितने भी ये सब हैं, उसमें सबसे पहले क्या पाई जाती है, हड्डी। तो तुरंत नहीं मिलती ना उनको कंकाल, पहले हम लोग को क्या मिलता है, ये मांसपेशियां मिलती हैं, है ना। पहले हम लोग को मांसपेशियां मिलती हैं भाई, इसके बाद हमारा क्या, हड्डियां पाई जाती है, देख सकते हो। इसमें बाह्य कंकाल में था, सबसे पहले क्या होता था, ये कंकाल मिलता था, है ना, परत मिलती थी मोटी वाली। इसमें क्या है, पहले मोटी परत नहीं मिलती है, इसमें पहले क्या मिलती है, हमारी मांसपेशियां मिलती, उसके बाद क्या होता है, हमें बोन्स मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, है ना, और ये सभी में होते हैं। अब देखिए कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मैम, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यह अस्थि व उपास्थि दोनों से मिलकर के बना होता है, ये दोनों ही संयोजित ऊतक का बना होता है। अब देखिए इसको कंकाल तंत्र क्या है भाई, कंकाल तंत्र यह अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। कौन, बोलो मैम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दोनों से मिलकर के बना होता है, और यह दोनों ही संयोजी ऊतक होता है। यानी जो संयोजी ऊतक मैं आपको बताई थी ना, कनेक्टिव टिश्यू, ये जुड़ने काम करते हैं। कौन जुड़ने काम करता है, तो पहले मैं बोली थी हड्डी, लसिका और रक्त, बोली थी ना। आप लोग अगर जो नहीं पढ़े होंगे वो इसका वीडियो मैं डाली हुई हूँ,
आप लोग जाके चैनल पे चेक करके देख सकते हो। देखिए ये मैं बता दूं क्या है, ठीक है। अब अगला है उपास्थि, इसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। अब इसको उतना हो गया ना, अब आगे देखते हैं। अगला है उपास्थि। हम पहले बताया थे नीचे हेडिंग में कि अब हमें उपास्थि पढ़ना है, तो उपास्थि को बाय इंग्लिश में हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं तो बोलोगे मैम उपास्थि को हम इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। अब देखिए कार्टिलेज क्या है भाई, ये इसमें कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, पाया जाता है। उपास्थि यानी कार्टिलेज में कैल्शियम फास्फेट क्या होता है तो बोलोगे मैम इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जबकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम और कार्बोनेट नहीं पाया जाता है किसमें तो बोलोगे मैम हमारे उपास्थि में। एक बार फिर देखिए, उपास्थि में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ये इसका सूत्र है किसका, कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज भाई नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, ठीक है। जो कार्टिलेज है ना ये कहाँ पाया जाता है तो बोलोगे मैम कार्टिलेज हमारा नाक है ना, नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पे पाया जाता है। बोलोगे मैम सिरों पे पाया जाता है मतलब यानी सबसे ऊपरी छोर पे, सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। कौन भाई, कार्टिलेज की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं बोलोगे मैम, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारा ये पेरिकार्डियम है ना, ये किस में आता है तो बोलोगे मैम पेरिकार्डियम हमारे कार्टिलेज में आता है, यानी कार्टिलेज की बाहरी लेयर को हम पेरिकॉर्डियम कहते हैं। अगला है अस्थि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलोगे मैम, अस्थि को हम इंग्लिश में बोन कहते हैं। क्या कहोगे मैम, इसको हम इंग्लिश में बोन कहते हैं, है ना। देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है भाई। इसमें अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है, इसलिए बोन्स अत्यधिक कठोर होती है। अच्छा देखिए हमारी जो बोन है, हड्डी है ना, ये क्या है, ये बहुत मतलब कठोर है ना, बहुत मजबूत है ना। ये तो है नहीं कि हाँ भाई इसको इधर उधर जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हैं। ये है हमारी यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं, बीच में से तो नहीं मोड़ सकते ना। हाँ वो अलग बात है, गिर गया कोई, जब कोई गिर गया है या तो क्या है कि हड्डी टूट जाती है, उसमें देखिए जब 50 वर्ष से अधिक जो मनुष्य हो जाते हैं ना, उनको क्या होता है जब 50 वर्ष से अधिक मनुष्य हो जाते हैं तो उनमें उनकी हड्डी आसानी से नहीं जुड़ती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो कार्टिलेज होता है वो कम हो जाता है ना। और वो भी 50 से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी अगर हड्डी टूटती है तो जल्दी जुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैल्शियम फास्फेट, जैसे आप लोग कभी ध्यान दिए हो कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे हम आग लगाते हैं है ना शमशान घाट पे, तो क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी बहुत तेजी से जल के तुरंत खत्म हो जाता है। और बहुत लोग का क्या होता है धीरे धीरे में क्या होता है जलता रहता है ना। तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्या बोलते हैं कि बहुत पाप किया है, जल्दी जल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह बातें लोग करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसकी बॉडी में क्या होती है, उसकी बॉडी में बोलो मैम कैल्शियम फास्फेट तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है ना। जिसकी बॉडी में ये दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं उसकी बॉडी खूब तेजी से एकदम धकती हुई जलती है। और जिसके बॉडी में इन दोनों की कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट की कमी होती है, वो क्या उसकी शरीर क्या होती है बहुत तेजी से जलने लगती है, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए यह बोन अत्यधिक कठोर होता है। देखिए वो पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी हड्डियां कठोर क्यों होती हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट दोनों ही पाया जाता है। बोलोगे मैम इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही पाया जाता है, इसलिए क्या होती है हमारी जो हड्डी है ना बहुत मजबूत होती है, कठोर होती है, ठीक है। देखिए विशेष प्रोटीन जो ये मानव शरीर है ना उसकी में एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है, मानव शरीर की हड्डियों में एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है ना। बोलोगे मैम
कौन सी विशेष प्रोटीन पाई जाती है? तो बच्चा इसमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर के अस्थि में एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है। कौन पाई जाती है मैम? कोलेजन प्रोटीन। ये मोस्ट क्या है बच्चा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक, अगला देखिए, 30 वर्ष में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है ना? क्या लिखा है इसमें? 30 वर्ष की अवस्था वाले हड्डियों में क्या होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है ना? जैसे भी को क्लियर हो गया। आगे देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है भाई। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है। मतलब क्या है? बोलोगे मैम इसका क्या है मतलब, क्या अर्थ है? तो बच्चा देखो, ये जो 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अत्यधिक हो जाता है ना? अगर ये सेशन सभी को अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जल्दी से भी अपन जितने भी दोस्तों सभी को शेयर करते जाइए। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, मतलब बढ़ता जाता है। 30 वर्ष से जो होता है उसके बाद हड्डियों का घनत्व बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होता है, अर्थात जन्म के समय औसत बोन्स 300 होती है। देखिए ध्यान से सभी लोग इस चीज को समझिए। आप पहले क्या लिखा है मैम, है ना? ध्यान से समझिए और पढ़िए। जन्म के समय हड्डियों की संख्या बोलोगे मैम 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के बाद औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। सोचो सोचो, है ना? बोलोगे मैम इतना अधिक अधिक इतना ज्यादा होता तो है, लेकिन क्या जब हम बड़े होते हैं तो उसमें दिखाता है कि हमारे जो हड्डियां होती है 206 ही होती हैं, है ना? सोचने वाली बात है ना कि जब हम पैदा होते हैं तो 300 होती है, 270 होती है, 310 होती है, इतनी सारी तो होती हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो इतनी कम कैसे हो जाती है? 206 कैसे हो जाती है? इन्हें तो उतना ही रहना चाहिए ना, है ना? इसे भी माइंड में अक्सर आता होगा। तो आइए मैं इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ आप लोगों के। देखो बच्चा, ये क्या है ना, जन्म के समय हड्डियों की संख्या इतनी तो होती है 270 से 310 के बीच, अर्थात जन्म के औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। क्या होता है ना, देखिए मैं पहले ही बताई, जब बच्चा पैदा होता है पैदा, उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी होती है, इधर उधर सब हो जाता है, मतलब हिलाने पे इधर झुक जाते हैं उधर झुक जाते हैं, ऐसा होता है ना? तो क्या है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं बच्चों में, मालिश करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम लोग खूब रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, बोलते हैं अरे हाथ पैर उसका सीधे करके मालिश कस के करो, वरना क्या होगा, उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। कहते हैं ना, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, छोटे छोटे भाग में होते हैं, अच्छे से मालिश न की जाए अगर बच्चों की, है ना, तेल वगैरह लगा के, तो इधर उधर हड्डियां रह जाएंगी, अच्छे से जुड़ेंगी नहीं। इसलिए जब हम तेल लगा के मालिश करते हैं बच्चों की रगड़ रगड़ के, उसमें क्या होता है, हमारी हड्डियां जुड़ती जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं ना, ऐसे होता है। तो उसी से जब वो छोटी छोटी हड्डियां जब जुड़ेंगी, छोटी छोटी जुड़ती हैं, तो भाई जो बोन्स है उसे छोटे छोटे रहेंगे, कितने सारे होंगे, जब एक में एक जुड़ेगा, एक में एक जुड़ेगा, एक में एक जुड़ेगा, तो क्या होगा, कम तो होंगी ना, नॉर्मल सी बात है कि कम होंगी। तो क्या होता है, 206 होती है। तो वही लोग कहते हैं कि मैं जन्म के समय हड्डियों की संख्या इतनी होती है ना, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या लगभग में 300 होती है, अबाउट में औसत में। बाल्यावस्था में बोन्स की संख्या 208 होती है ना? बाल्यावस्था जब बच्चों की होती है उस टाइम हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बोलो मैम 208 होती है, 208 होती है किसमें? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या। ठीक है, आगे देखिए, वयस्क में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हम पहले बोले ना, जब क्या होते हैं बच्चों में हड्डियां जुड़ती जाती हैं तो क्या होती है, हड्डियां तो कम होंगी। जब हड्डियां कम होंगी तो हम जब मतलब बाद में गिनेंगे, काउंट करेंगे, जो भी कोई लो, तो
तो क्या होता है, तो कम होगी ना, नॉर्मल सी बात है कि भाई कम होंगी, है ना। जब कम होंगी तो हमारी कितनी होती है, बोलो मैम 206, 206 बोन्स होते हैं किसमें, एडल्ट मानव में। एडल्ट मैन में टोटल 206 बोन पाया जाता है ना। देखिए जब अस्थि और अस्थि को हम मिलाते हैं क्या बनता है, बोलो मैम लिगामेंट बनता है। अस्थि और अस्थि को यानी हड्डी और हड्डी को जोड़ने हैं मिलाते हैं तो क्या बोलो मैम लिगामेंट बनता है। और मांस और अस्थि को जोड़ने पे टेंडम बनता है। और मांस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बोलो मैम सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है ना। अब देखिए मानव शरीर के पूरी अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है ना। जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, इन अवस्थाओं को बोलो मैम 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक है तो है भाई हमारी अनुबंधीय उपांगी, है ना। क्या है, अनुबंधीय उपांगी, जिसको इंग्लिश में हम अपेंडिकुलर कहते हैं। अनुबंधीय उपांगी को हम क्या कहते हैं, तो बोलोगे मैम अनुबंधीय उपांगी को हम अपेंडिकुलर कहते हैं, जबकि अच्छी उपांगी को एक्सियल कहते हैं। अच्छी उपांगी को एक्सियल कहते हैं, है ना। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।